नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिब्लियोफाइल स्टडी सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज के इस क्लास के अंदर अपन देखने वाले हैं जो मॉक टेस्ट नंबर आपका 93 है उसके सॉल्यूशंस। तो देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे आपके इस मॉक टेस्ट में। हमारा पहला क्वेश्चन ये है इस मॉक टेस्ट का कि इनमें से कौन सा है जो एक त्योहार भी है और साथ साथ में डांस भी है। समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा क्वेश्चन? बताओ क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है इनमें से कौन सा है जो एक त्योहार भी है और साथ साथ में क्या है आपके साथ साथ में डांस भी है। तो दिखती सी बात है, सीधा सा दिख रहा है, बताओ आपका कौन सा? तो वो है आपका बिहू। कौन सा है? बिहू। और बिहू का संबंध कौन से राज्य से? असम से। बिहू एक डांस भी है, ठीक है, और बिहू एक क्या है आपका फेस्टिवल भी है, त्योहार भी है, और दोनों का ही संबंध कौन से राज्य से है? तो असम राज्य से। क्लियर है? डन है? ठीक है। नेक्स्ट अगला देखो। 1969 में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के पहले कुलपति है ना, जो आपके वाइस चांसलर है, वो कौन बने थे? तो जो 1969 में जेएनयू यूनिवर्सिटी जो दिल्ली के अंदर है उसके पहले वाइस चांसलर बने थे आपके जी पार्थसारथी, है ना। जी मतलब गोपाल स्वामी पार्थसारथी 1969 में पहले वाइस चांसलर बने थे। ठीक है, डन है। नेक्स्ट, बाकी आपको पता ही है जो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ वगैरह होती है, केंद्रीय विश्वविद्यालय जितने भी होते हैं सेंट्रल लेवल के, उनके चांसलर कौन होते हैं? तो वो होते हैं राष्ट्रपति। और जनरली किसी राज्य के अंदर जितनी भी आपकी यूनिवर्सिटीज़ होती है उसके चांसलर होते हैं उस राज्य के राज्यपाल होते हैं। तो बाकी ये जो तो अपॉइंट किए जाते हैं ये सब क्या होते हैं? आपके वाइस चांसलर होते हैं। ठीक है, डन है। ओके, नेक्स्ट अगला देखो। इनमें से कौन सा भाग मेघालय के पठार का एक उपमंडल या एक हिस्सा अगर अपन देखें तो नहीं है, अगर आपसे पूछा जाए। क्लियर है? तो दोस्तों इतना तो अपन जानते ही, इतना अपन ने ज्योग्राफी में आपने इतना मॉक टेस्ट में आपने पढ़ा होगा, गारो, खासी, है ना, खासी, जैंतिया, ये सब तो कहाँ है? ये सब मेघालय के पठार की पहाड़ियाँ हैं, तो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। अगर किसी को नहीं पता तो भी आराम से बता देगा, गारो, खासी, जैंतिया तो का संबंध किससे? मेघालय से। बच गया कौन सा दोस्तों? धनसिरी। धनसिरी की जो पहाड़ियाँ दोस्तों ये एक्चुअल में असम वाले हिस्से के अंदर आती है। कौन से हिस्से के अंदर आती है? असम वाले हिस्से के अंदर आती है। जो कार्बोंग पठार है आपका उसका पार्ट है एक्चुअल में। तो इस मेघालय पठार के उपमंडल का हिस्सा कौन सी भी? तो आपकी जो धनसिरी के पठार है वो इसका, या धनसिरी की पहाड़ी है वो इसका हिस्सा नहीं है। वो किस में आती है? वो दोस्तों असम वाले हिस्से के अंदर आती है। नेक्स्ट अगला देखो। किसने भारतीय संघीय व्यवस्था को सौदेबाजी संघवाद के रूप में वर्णित किया है दोस्तों? ऐसा किसने कहा है? तो दोस्तों ऐसा कहने वाले व्यक्ति उनका नाम है मॉरिस जॉन्स। मॉरिस जॉन्स ने कहा कि भारतीय संघीय व्यवस्था वो एक बार्गेनिंग फेडरलिज्म है। बार्गेनिंग फेडरलिज्म मतलब कोई भी ऐसा राष्ट्र के हित के ऊपर या कोई इस तरह का मुद्दा हो तो, या कोई भी ऐसी चीज़ हो दोस्तों जिसमें ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई जाती है और उसके बाद उसके ऊपर डिस्कशन वगैरह किया जाता है, तो इस ऑल पार्टी मीटिंग के डिस्कशन को अपन बोलते हैं बार्गेनिंग आपका फेडरलिज्म। तो ऐसा कहा किसने दोस्तों? भारतीय संघीय व्यवस्था को किसने कहा बार्गेनिंग फेडरलिज्म? तो वो कहा दोस्तों मॉरिस जॉन्स ने। संघीय व्यवस्था समझते हो ना दोस्तों? संघीय व्यवस्था का मतलब ही क्या होता है? संघीय व्यवस्था दोस्तों वो व्यवस्था होती है, ठीक है, जिसमें क्या होता है? जिसमें किसी देश के अंदर केंद्र सरकार के साथ साथ क्या सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ साथ दोस्तों क्या होती है वहां पर? राज्य सरकार भी आपको देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है? आपको केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकारें भी देखने को मिलती है। उसको बोलते हैं आपकी संघीय व्यवस्था, फेडरलिज्म बोलते हैं। और अगर दोस्तों ओनली और ओनली अगर केंद्र सरकार हो, केवल एक ही देश में सरकार हो, कोई स्टेट गवर्नमेंट ना हो, केवल एक ही सेंट्रल लेवल पर गवर्नमेंट हो, ऐसी व्यवस्था को बोलते हैं दोस्तों एकात्मक व्यवस्था। इंग्लिश में बोलते हैं यूनिटरी सिस्टम। क्या बोलते हैं? यूनिटरी सिस्टम, जिसमें ओनली क्या होती है दोस्तों? ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, ओनली यूनियन गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, ओनली केंद्रीय सरकार होती है दोस्तों। डन है? तो मैं उम्मीद करता हूं ये टर्म आपको समझ में आ गई होगी। और भारतीय संघीय व्यवस्था को बार्गेनिंग फेडरलिज्म किसने कहा है? तो वो कहा है दोस्तों किसने? मॉरिस जॉन्स ने कहा है। नेक्स्ट अगला देखो। अब उम्मीद करता हूं आपको अगला भी क्वेश्चन आ जाएगा। द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सरोद इज एसोसिएटेड विद, बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बार अपन ने किया है। सरोद जो कि एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है और इससे संबंधित किसका है ये? इससे संबंध कौन रखते हैं दोस्तों? अमजद अली खान। कौन? अमजद अली खान। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार अपन ने किया है। जबकि ये तो अपन जानते हैं दोस्तों जाकिर हुसैन का संबंध किससे है? तबले से है, ये तबला वादक है। जबकि अल्लाह रखा भी दोस्तों, अल्लाह रखा भी इनका भी संबंध किससे है? इनका संबंध भी किससे है? तबला से। तो जाकिर हुसैन या अल्लाह रखा का पूछता तो इनका संबंध तबला से। जबकि अमजद अली खान का संबंध किससे दोस्तों? इनका संबंध है आपके किससे? सरोद से। किससे? अमजद सरोद। थोड़ा से राइम कर देना, सरोद द पे फोकस करना, अमजद द पे फोकस करना। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो। अगला है आपका
इनमें से कौन सा राष्ट्रीय आय को व्यापक रूप से संकीर्ण अवधारणाओं का सही क्रम है दोस्तों? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ नेशनल इनकम फ्रॉम ब्रॉडर टू नैरोअर कॉन्सेप्ट, मतलब बहुत बड़े लेवल पे, फिर उससे थोड़ा कुछ माइनस करके, फिर उससे माइनस करके, और अपन सबसे शॉर्ट कॉन्सेप्ट पे अगर अपन पहुंचे तो दोस्तों इसका बेस्ट ऑप्शन होगा वो है आपका ऑप्शन नंबर कौन सा? डी। कैसे? सबसे पहले नेशनल इनकम में अगर अपन कैलकुलेट करें आपकी कौन सी? जीएनपी, लेकिन जीएनपी भी कहां पर दोस्तों? फैक्टर कॉस्ट पर। कौन से कॉस्ट पर? फैक्टर कॉस्ट पर। फिर अपन जब उसमें से माइनस कर देंगे कि दोस्तों किसको? डेप्रीशिएशन को। ये मैंने आपको कई मॉक टेस्ट के अंदर बताया, मूल्यह्रास को, ठीक है। डेप्रीशिएशन को जब अपन क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, तो अपने पास क्या आ जाएगा दोस्तों? तो जी में से डेप्रीशिएशन माइनस हुआ तो क्या आ जाएगा? नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो दोस्तों इसमें पहले तो अपन जीएनपी से दोस्तों कहां पर पहुंचे? अपन पहुंचे आपके एनएनपी-एफसी तक, एनएनपी-एफसी तक, ठीक है। ये एक देश की शुद्ध रूप से क्या होती? राष्ट्रीय होती। फिर उसमें से भी दोस्तों अपन ने पर्सनल इनकम को माइनस कर दिया, फिर उसमें से भी पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम को माइनस कर दिया, तो पीछे जो आपकी इनकम बच जाती है वो खर्च करने योग्य आपकी आय बचती है। जो आपके पास पैसा खर्च करने योग्य होता है वो ये होता है, ठीक है। तो इसका प्रॉपर सीक्वेंस है आपका ब्रॉडर से नैरोअर का, वो है ऑप्शन नंबर आपका कौन सा? डी। नेक्स्ट अगला, भारत के 4 बड़े मेट्रो शहरों, है ना, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को जोड़ता है कौन? तो ये हम सब बचपन से पढ़ते आ रहे दोस्तों, ये है आपका स्वर्णिम चतुर्भुज। कौन सा दोस्तों? गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। कौन जोड़ता है दोस्तों? अगर आपसे पूछा जाए इनको कौन जोड़ता है, तो ये जोड़ता है आपका स्वर्णिम चतुर्भुज, बोले तो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। भारत के 4 महानगरों को जोड़ने वाला जो आपका सड़क मार्ग है उसको अपन क्या बोलते हैं? गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, बोले तो स्वर्णिम चतुर्भुज। नेक्स्ट अगला, इनमें से कौन से दोस्तों अपुष्पी है ना? विच ऑफ द फॉलोइंग इज या आर क्रिप्टोगैम। अब ये दोस्तों एक बायो का कॉन्सेप्ट है, ये मैं आपको समझाता हूं दोस्तों क्या होता है और क्या इसमें कहानी नहीं है। तो जरा देखो क्या कहानी नहीं है। देखो दोस्तों, बायो में अपन पढ़ते हैं बीज के आधार पर। किसके आधार पर दोस्तों? बीज के आधार पर। बीज बोले तो सीड्स, ठीक है, सीड्स, बीज के आधार पर। देखो दोस्तों, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें जो बिना बीज के होते हैं, बिना बीज वाले होते हैं या बीज रहित होते हैं, और कुछ होते हैं बीज वाले। दोस्तों जिनमें बीज होता नहीं है उनको तो बोलते हैं क्रिप्टोगैम। क्या बोलते हैं दोस्तों? इनको बोलते हैं क्रिप्टोगैम। और जो बीज वाले होते हैं, जिसमें बीज नहीं होता, उनको तो बोलते हैं क्रिप्टोगैम। जो बीज वाले होते हैं दोस्तों उनको बोलते हैं फेंड्रोगम। क्या बोलते हैं दोस्तों? उनको बोलते हैं फेंड्रोगम। देखो आपकी डिक्शनरी में एक नया वर्ड ऐड कर देता हूं। जब भी जिंदगी में क्रिप्टो वर्ड सुनाई दे जाए, क्रिप्टो का मतलब होता है जो छिपा हुआ हो, जो हिडन हो, जो सामने ना दिख रहा हो आपको। तो बीज नहीं दिख रहा है तो इसके लिए अपन ने वर्ड यूज किया कौन सा? क्रिप्टोगैम। और जो बीज वाले पौधे होते हैं दोस्तों उनको क्या बोलते हैं? फेंड्रोगैम। अब मैं आपको बता दूं दोस्तों क्या, अब मैंने आपको कल भी बताया था जो 5 जगत वर्गीकरण, जो इससे कल मतलब लास्ट मॉक टेस्ट वाले सॉल्यूशन में जो अपन ने देखा था, तो पादप जगत को, प्लांट किंगडम को दोस्तों 5 संघों में, 5 फाइलम में बांटा गया है। तो जब अपन बात करते हैं प्लांट्स को कितने आगे फाइलम में बांटा गया है, जैसे एनिमल को कितने फाइलम में बांटा गया है? 11 में। तो पादप जगत को दोस्तों कितने संघ में बांटा गया है? तो दोस्तों पादप जगत को आगे, है ना, 5 दोस्तों क्या है? 5 संघों के अंदर बांटा गया है। 5 संघ कौन कौन से दोस्तों? तो एक तो होता है दोस्तों एल्गी, ठीक है, शैवाल, जिसको थैलोफाइट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थैलोफाइट, ठीक है। एक होता है आपका एल्गी, शैवाल, है ना, थैलोफाइट भी बोलते हैं। फिर एक होता है दोस्तों आपका ब्रायोफाइट। क्या होता है? ब्रायोफाइट, ठीक है। एक होता है आपका टेरिडोफाइट, पी साइलेंट होता है इसकी स्पेलिंग में, ठीक है, टेरिडोफाइट, ठीक है। और एक होते हैं दोस्तों आपके जिम्नोस्पर्म, और एक होता है आपका एंजियोस्पर्म। अब मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं, ये जो शुरू के दोस्तों 3 हैं, जो शुरू के क्या है दोस्तों? शुरू के दोस्तों जो 3 हैं आपके, कौन से? ये और ये दोस्तों बिना बीज वाले होते हैं। तो मतलब कैसे हो जाएंगे दोस्तों? क्रिप्टोगम। क्या हो जाएंगे दोस्तों? क्रिप्टोगम। और ये दोस्तों बीज वाले होते हैं, ठीक है, ये दोस्तों बीज वाले। स्पर्म का मतलब ही होता है दोस्तों बीज, स्पर्म वर्ड बीज के लिए यूज होता है, तो स्पर्म का मतलब बीज होता है। तो दोस्तों ये कहलाता है आपके फेंड्रोगम। क्या कहलाता है दोस्तों? फेंड्रोगैम, ठीक है। अब हमसे यही क्वेश्चन पूछा था दोस्तों, हमसे क्या क्वेश्चन पूछा था? इनमें से कौन सा क्रिप्टोगैम है
है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्रिप्टोगैम, तो इसमें केवल एक ही ऑप्शन दे रखा दोस्तों, कौन सा, टेरिडोफाइटा, कौन सा, टेरिडोफाइटा। तो मैं उम्मीद करता हूं कोई दिक्कत वाली बात होनी ही नहीं चाहिए। आप उससे डाइकोट क्या, डाइकोट तो कुछ नहीं दोस्तों, जिनमें बीज होता है उसमें भी अगर दो बीज हैं, द्विबीजी हैं, तो दोस्तों डाइकोट, और डाइकोट का मतलब बीज एक भी नहीं, कितने, दो है, तो ये तो सब बीज वाले, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, डाइकोट सब बीज वाले हैं, टेरिडोफाइटा बीज वाला नहीं होता है। तो यही आपका क्रिप्टोगैम है। तो उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, इस ऑप्शन, इस क्वेश्चन का उत्तर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका टेरिडोफाइटा। बोलो क्या हो जाएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा आपका टेरिडोफाइटा। क्लियर है क्या, डन है, मैं उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे, ठीक है। और इसमें भी बता देता हूं, कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, स्पर्म का मतलब ही बीज होता है, तो बीज तो है दोस्तों इनमें, लेकिन दोस्तों ये जो बीज होता है जिम्नोस्पर्म का, ये बीज तो होता है इनमें, लेकिन बीज के ऊपर कवर नहीं होता है, बीज तो है लेकिन बिना कवर का, बिना कवर का, ठीक है। तो अनावृत बीजी, जिम्नोस्पर्म को क्या बोलते हैं दोस्तों, इनको बोलते हैं अनावृत बीजी, मतलब ऊपर आवरण नहीं है, कवर नहीं है, बीज तो है लेकिन आवरण नहीं है। और एंजियोस्पर्म का मतलब क्या होता है दोस्तों, कवर, ठीक है, कवर वाले बीज, कवर या आवरण वाले बीज, जिनके ऊपर चारों तरफ कवर है, कवरिंग है बीज के साथ, आवरण वाले बीज वाले पौधे, इनको क्या बोलते हैं दोस्तों, एंजियोस्पर्म बोलते हैं, ठीक है। तो बढ़िया है ना, ढकने के लिए चारों तरफ कुछ मिल गया तो एंजॉय करो, तो याद रखना, ढकने के लिए चारों तरफ मिल गया तो फिर एंजॉय करो, तो ऐसे याद रखना एंजियोस्पर्म। तो एंजियोस्पर्म बीज तो हैं लेकिन ढके हुए, आवर्त बीज ही होते हैं, इनमें बीज तो हैं लेकिन ढके हुए नहीं है दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूं ये पूरा का पूरा सीन आप अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट 33 हो गया था ना इससे पहले, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा कहां से ली गई। दोस्तों भारतीय संविधान में जो समवर्ती सूची का कॉन्सेप्ट है दोस्तों, ये हमने लिया है ऑस्ट्रेलिया से। आपको अगर पता हो, अपन अच्छे से पढ़ते हैं दोस्तों, भारतीय संविधान में जब अपन 7वीं अनुसूची पढ़ते हैं, कौन सी अनुसूची पढ़ते हैं दोस्तों, 7वीं अनुसूची पढ़ते हैं। हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी अनुसूचियां थी दोस्तों, 8, फिर हमने जोड़ी कितनी दोस्तों, 4, आज की तारीख में हमारे संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं दोस्तों, 12। तो उसमें जो दोस्तों मूल संविधान में 7वीं अनुसूची थी, उसमें शासन करने के, अभी मैंने बताया ना भारत में संघीय व्यवस्था है, मतलब हमारे यहाँ पर केंद्र सरकार भी और क्या है, राज्य सरकार भी है। तो शासन के कुछ विषयों को केंद्र सरकार को दिया गया है, कुछ विषयों को राज्य सरकार को दिया गया, ठीक है। तो दोस्तों शासन के कुछ विषयों को तो किसको दे रखा है, केंद्र सरकार को, और जो विषय केंद्र सरकार को शासन करने के लिए दिए गए हैं उन विषयों की लिस्ट को अपन बोलते हैं संघ सूची। क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको बोलते हैं संघ सूची, इंग्लिश में बोले तो यूनियन लिस्ट, यूनियन लिस्ट। इसमें लगभग 100 विषय हैं, लगभग कितने विषय हैं आज की तारीख में, 100 विषय। फिर वो विषय दोस्तों, है ना, वो विषय जिस पर राज्य सरकारें कानून बनाती है, ठीक है, तो वो सारे विषय हमने डाल दिए इस लिस्ट के अंदर, इसको बोलते हैं राज्य सूची, बोले तो स्टेट लिस्ट। कौन सी लिस्ट दोस्तों, स्टेट लिस्ट। क्लियर है। और इसमें लगभग आज की तारीख में 61 टॉपिक है। और तीसरा हो गया दोस्तों वो विषय जिस पर चाहे तो केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है, चाहे तो राज्य सरकार भी कानून बना सकती है, लेकिन हाँ अगर डिस्प्यूट होगा, विवाद हो गया, तो फिर कानून अंतिम रूप से मान्य होगा, बात मान्य होगी किसकी, केंद्र सरकार की। तो वो विषय जिस पर दोनों ही कानून बना सकते हैं, केंद्र सरकार या राज्य सरकार दोनों ही, तो ऐसी लिस्ट को हमने बोला समवर्ती सूची। क्या बोला, समवर्ती सूची। इंग्लिश में बोला कॉन्करेंट लिस्ट। क्या बोला दोस्तों, इंग्लिश में बोला कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है। और इसमें लगभग आज की तारीख में 52 टॉपिक है। कितने टॉपिक है दोस्तों, 52 टॉपिक है इसके अंदर। लाइक एजुकेशन वगैरह हो गया, फॉरेस्ट वगैरह हो गया, ठीक है, वो सब समवर्ती सूची में आता है। और हमने समवर्ती सूची का कॉन्सेप्ट दोस्तों कहाँ से लिया है, वो हमने लिया है ऑस्ट्रेलिया से। बात आई समझ में, क्लियर है क्या। और कोई ऐसा विषय जो पता चला इन तीनों ही लिस्ट के अंदर ना आया हो और उस पर अगर कानून बनाना, तो फिर कौन बनाए, तो फिर दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट ही उस पर कानून बनाएगी। अगर कोई इसी विषय का जिक्र इन तीनों ही लिस्ट में नहीं हुआ है, तो फिर उस पर कानून सेंट्रल गवर्नमेंट, हमारी मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब हमारी संसद ही बनाती है। और हमारी संसद की शक्ति को बोलते हैं संसद की अवशिष्ट शक्ति, संसद की अवशिष्ट शक्ति, रेजिड्यूजरी पावर ऑफ पार्लियामेंट। और वो कॉन्सेप्ट हमने लिया है कनाडा से। कहां से लिया है दोस्तों, अवशिष्ट शक्तियों का कॉन्सेप्ट लिया है कनाडा से। लेकिन हमसे तो पूछा था समवर्ती सूची का कॉन्सेप्ट कहां से लिया है, तो दोस्तों हमने लिया है ऑस्ट्रेलिया से। अगला, इनमें से किस कथकली शास्त्रीय नृत्य श्रेणी में 2019 है ना, क्या 2019 के संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनमें से कौन है दोस्तों जिनका संबंध कथकली डांस से है और उनको 2019 के संगीत नाटक अकादमी से उनको क्या किया गया दोस्तों, उनको सम्मानित किया गया है। तो हमसे पूछा दोस्तों वो कौन है, तो वो है दोस्तों आपके कोटक्कल नंद कुमारन नायर। कौन है दोस्तों, वो है आपके कोटक्कल नंद कुमारन नायर। दोस्तों अपन अच्छे से जानते हैं कथकली जो आपका नृत्य है, ठीक है, इसका संबंध कौन से राज्य से दोस्तों, तो केरल से। कथकली और दोस्तों मोहिनीअट्टम,
ठीक है, मोहिनी अट्टम, ये दोनों ही दोस्तों शास्त्रीय, वो शास्त्रीय नृत्य है जिनका संबंध कौन से राज्य से दोस्तों, केरल से। टोटल 8 क्लासिकल डांस है, उसमें से 2 केरल के, मोहिनी अट्टम और कथकली। और कथकली में अपने को याद रखना है कि कथकली के एक फेमस डांसर है जिनका नाम है दोस्तों क्या, जिनका नाम है कोटक्कल नंद कुमारन नायर, ठीक है, और उनको 2019 का संगीत नाटक अकादमी अवार्ड दिया गया था। नेक्स्ट अगला देखो, बिरसा मुंडा इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम, जो कि देश का सबसे बड़ा हमारा हॉकी स्टेडियम है, कहां पर है, बहुत बेसिक सी बात है दोस्तों, ये उड़ीसा में है, राउरकेला उड़ीसा के अंदर है दोस्तों। ये कहां पर है, उड़ीसा में। तो 4 ऑप्शन दे रखा है, लेकिन उड़ीसा में पर्टिकुलर कहां है, तो उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर में नहीं है दोस्तों, ये आपके राउरकेला में, जहां एक फेमस स्टील प्लांट भी है, तो राउरकेला उड़ीसा के अंदर है दोस्तों। डन, ठीक है। किस कार्बनिक रासायनिक यौगिक की 273 से लगभग 278 केल्विन के, मतलब केल्विन ताप पर जो आपका नाइट्रस एसिड होता है दोस्तों, है ना, तो उसके साथ रिएक्शन करके, अभिक्रिया मतलब रिएक्शन करके करा के बेंजीन, जो बेंजीन होता है दोस्तों, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड तैयार कर सकते हैं। हमसे ये पूछा है कि इसमें से कौन सा वो कार्बनिक यौगिक है जिसको लगभग 278 डिग्री केल्विन, है ना, पे हम नाइट्रस एसिड के साथ अगर गर्म करें, है ना, उसको रिएक्ट करवाएं, तो हम डाइजोनियम क्लोराइड तैयार कर सकते हैं। ठीक है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड तैयार कर सकते हैं। तो हमसे पूछा उस कंपाउंड का नाम क्या है दोस्तों, है ना, हमसे पूछा है कि वो कंपाउंड आपका कौन सा है इसके अंदर। तो दोस्तों वो आपका जो कंपाउंड हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका पेराइडिन। क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, वो जो आपका कंपाउंड हो जाएगा दोस्तों आपका, वो कौन सा कंपाउंड हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर वो हो जाएगा आपका कंपाउंड कौन सा, वो हो जाएगा पैराडिन, नहीं पैराडिन नहीं सॉरी एनिलीन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका एनिलीन। कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका एनिलीन। एनिलीन के साथ दोस्तों अगर आप गर्म करोगे तो आपका बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड तैयार हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, एनिलीन इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला देखो, कौन है दोस्तों जो 10 रुपए का नोट जारी करता है। अब क्या इसमें दोस्तों क्या लोड लेना, 10 रुपए का जो नोट जारी करेगा वो कौन करेगा, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। 10 रुपए का नोट क्या होता है दोस्तों, क्या 10 रुपए 2 5 रुपए क्या होता है दोस्तों, आपको याद रखना सिर्फ 1 रुपए के नोट को छोड़कर, 1 रुपए के नोट को छोड़कर, 1 रुपए के नोट को छोड़कर बस बाकी जितने भी नोट होते हैं दोस्तों, बाकी ठीक है जितने भी नोट है, जितने भी दोस्तों क्या है, जितने भी नोट हैं, चाहे आपका वो कितने रुपए का हो, चाहे वो आपका चाहे आपका वो 2 रुपए का हो, चाहे वो आपका 5 रुपए का हो, चाहे 10 रुपए का हो, चाहे 20 रुपए का हो दोस्तों, चाहे 50 रुपए का हो, चाहे 100 रुपए का हो, चाहे 500 रुपए का हो, जितने भी नोट है सब के सब नोट दोस्तों कौन जारी करता है, आरबीआई। और उन नोटों पर सिग्नेचर भी अगर आपसे पूछे, है ना, उन नोटों पर साइन बोले तो सिग्नेचर किसके होते हैं, तो ये भी हम जानते हैं अच्छे से, आरबीआई के गवर्नर के, आरबीआई के गवर्नर के दोस्तों क्या होता है, साइन होते हैं। हाँ, लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट बात है, जब 1 रुपए का नोट आरबीआई जारी ही नहीं करता तो फिर 1 रुपए का नोट जारी कौन करता है, तो ये जारी करता है भारत सरकार का वित्त मंत्रालय। भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। हाँ, इस पर साइन किसके होंगे, यहां लोग मिस्टेक कर सकते हैं, कोई वित्त मंत्री वगैरह बोल देगा, नहीं वित्त मंत्री नहीं, वित्त सचिव के। किसके, इस पर साइन किसके होते हैं दोस्तों, इस पर साइन होता है आपके वित्त सचिव के, इंग्लिश में बोलो तो आपके फाइनेंस सेक्रेटरी के, फाइनेंस सेक्रेटरी के दोस्तों क्या होते हैं, साइन होते हैं, ये जरूर याद रखना। तो हमसे सीधा सीधा पूछ लिया 10 रुपए का नोट कौन जारी करता है दोस्तों, तो 10 रुपए का नोट जारी करता है आपका कौन, वो करता है आपका आरबीआई, बोले तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट अगला, 1877 में दोस्तों एक अमेरिकी खगोलशास्त्री थे जिनका नाम था ऑसफ हॉल। उनके द्वारा खोजे गए दोस्तों मंगल की परिक्रमा करने वाले 2 चंद्रमाओं के नाम क्या है, कुछ नहीं कुल मिला के दोस्तों, जैसे हमारे पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है, उपग्रह मतलब जो किसी ग्रह के चारों चक्कर लगाता है, हमारे पृथ्वी के चारों चक्कर लगाते कौन, चंद्रमा। तो हमारा तो एकमात्र नेचुरल सैटेलाइट है प्राकृतिक उपग्रह, वो कौन है, चंद्रमा है। वैसे वैसे आपने पढ़ा होगा दोस्तों मंगल के 2 प्राकृतिक उपग्रह, तो उनका बचपन से नाम पढ़ते आ रहे हैं, उनका नाम है दोस्तों फोबोस और डिमोस। क्या नाम है दोस्तों, उनका नाम है फोबोस और डिमोस। क्या नाम है, फोबोस और डिमोस। बस ये याद रखना, इनकी खोज किसने की थी, ये कभी पूछ लिया जाए तो एक अमेरिकी खगोल शास्त्री थे जिनका नाम था दोस्तों क्या, ऑसफ हॉल। क्या नाम था दोस्तों, ऑसफ हॉल। ठीक है, ऑसफ हॉल ने दोस्तों क्या की थी, खोज की थी फोबोस और डिमोस की, जो कि मंगल ग्रह के दोस्तों क्या है, मंगल ग्रह के आपके 2 क्या है प्राकृतिक उपग्रह जो उनके चारों चक्कर लगाते हैं। अगला, बलबल ने इनमें से दिल्ली के किस सुल्तान के नायब के रूप में भी दोस्तों क्या किया, काम किया, तो दोस्तों उसने नासिरुद्दीन महमूद के पहले नायब के रूप में किया था काम, फिर उसके बाद दोस्तों वो क्या बन गया, दिल्ली का सुल्तान बन गया। तो इसने किसके नायब के रूप में काम किया था अगर हमसे पूछा जाए दोस्तों, तो इसने आपके नासिरुद्दीन महमूद के दोस्तों क्या किया था, है ना, नायब के रूप में काम किया था। नेक्स्ट अगला देखो, हमसे पूछा है एलिन एमिन का आईयूपीएसी नेम क्या है, तो ये तो दोस्तों बेसिक सी बात है, जिसने केमिस्ट्री बेसिकली पढ़ी होगी दोस्तों, तो अपन जानते हैं एलिन एमिन को अपन क्या कहते हैं दोस्तों, 2 प्रोपेन 2 क्या कहते हैं दोस्तों, 2 प्रोपेन 2 एमाइन कहते हैं। क्या कहते हैं, 2 प्रोपेन 2 एमाइन के नाम से इसको अपन अच्छे से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगला देखो,
अगला है लाहो किस राज्य की दोस्तों क्या है, लाहो किस राज्य की दोस्तों, लाहो किस राज्य की नृत्य शैली है। तो लाहो अगर आपसे पूछा जाए तो लाहो दोस्तों मेघालय की नृत्य शैली है। लाहो कहाँ की है दोस्तों, लाहो आपकी कहाँ की है, लाहो मेघालय की दोस्तों क्या है, एक नृत्य शैली है। नेक्स्ट अगला, भारत में किस अवधि में दोस्तों योजना अवकाश के रूप में वर्णित किया गया है। हम अच्छे से जानते हैं दोस्तों, जब अपन एक टॉपिक पढ़ते हैं आपका कौन सा, पंचवर्षीय योजना है। कौन सी योजना है, पंचवर्षीय योजना है, बोले तो 5 ईयर प्लान। तो दोस्तों पहली पंचवर्षीय योजना दोस्तों कब से कब तक थी, तो 1951 से 56 तक, पूरे 5 साल। दूसरी पंचवर्षीय योजना तो दोस्तों 1956 से, है ना, 1 अप्रैल 1956 से 31 मार्च 1961 तक, ठीक है। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1961 से 31 मार्च 1966 तक। फिर चौथी पंचवर्षीय योजना दोस्तों आनी चाहिए थी कब, 1966 से, लेकिन नहीं दोस्तों, हमारी तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान हालत खराब हो गई थी। एक तो चीन के साथ युद्ध हुआ 1962 में, फिर दूसरा पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ 1965 में, फिर 66 के समथिंग भयंकर देश में अकाल पड़ गया था। तो इतना हमारे पास पैसा नहीं था कि हम अगली 5 सालों की एक साथ योजना चला सके, चौथी पंचवर्षीय योजना। तो हमने कुछ समय के लिए बीच में गैप दिया, जब तक हमारे पास ठीक ठाक पैसों को वापस जुगाड़ नहीं हो गया। तो बीच में जो दोस्तों ये गैप आया है, बीच में क्या है दोस्तों, बीच में ये जो गैप आया है, कब से कब तक, 1966 से लेकर 3 साल का दोस्तों गैप आया 69 तक, तब तक हमने पंचवर्षीय योजनाएं नहीं चलाई। फिर हमारे पास जब ठीक ठाक पैसा आया तो दोस्तों हमने चौथी पंचवर्षीय योजना चलाई कब, 1 अप्रैल 1969 से लेकर, है ना, 31 मार्च 1974 तक। तो दोस्तों ये 66 और 69 के बीच में जो 3 साल का गैप है पंचवर्षीय योजनाओं में, इसी को अपन पढ़ते हैं दोस्तों इकोनॉमिक्स की दुनिया में, है ना, किसके नाम से दोस्तों, इसको अपन पढ़ते हैं योजना अवकाश, बोले तो प्लान हॉलीडे के नाम से। तो बताओ प्लान हॉलीडे का टर्म कब से कब तक है, 1966 से 69 के बीच में। अगला, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है। तो भारत की सबसे जो कम साक्षरता दर देखने को मिलती है दोस्तों, वो मिलती है बिहार में। और अगर सबसे ज्यादा हाईएस्ट लिटरेसी रेट कहां पर है, भारत में सर्वाधिक साक्षरता दर अगर आपसे पूछा जाए कहां पर है, तो फिर अपन उत्तर करते हैं दोस्तों कहां पर है, वो है आपके केरल में। सबसे ज्यादा हाईएस्ट लिटरेसी रेट केरल में, सबसे कम लिटरेसी रेट दोस्तों कहां है, वो है आपके बिहार में। इनमें से कौन सा राष्ट्रीय आय को मापने की व्यय विधि का उचित रूप से घटक नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो इसके अंदर अगर अपन बात करें दोस्तों, तो अपन जब राष्ट्रीय आय को मापने के 3 मेथड पढ़ते हैं, कौन कौन से 3 मेथड है, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। जब अपन राष्ट्रीय आय को दोस्तों मापने के, जब अपन क्या पढ़ते हैं दोस्तों, मेथड पढ़ते हैं, ठीक है। जब अपन राष्ट्रीय आय को मापने की विधियां पढ़ते हैं, राष्ट्रीय आय को दोस्तों जब अपन मापने के, मेजरमेंट के दोस्तों कितने मेथड पढ़ते हैं दोस्तों, 3 मेथड पढ़ते हैं। कितने मेथड पढ़ते हैं राष्ट्रीय आय को मापने के, 3 मेथड पढ़ते हैं। कौन से 3 मेथड अगर आपसे पूछा जाए, तो एक तो होता है दोस्तों आपका उत्पाद विधि। कौन सी विधि, उत्पाद विधि, ठीक है, जिसको या फिर एक और नाम है इसको व्यय विधि भी इसको मूल्य वृद्धि विधि भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, मूल्य वृद्धि विधि भी बोलते हैं इसको। इंग्लिश में बोले तो वैल्यू एडेड मेथड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वैल्यू एडेड मेथड भी बोलते हैं, या प्रोडक्ट मेथड बोलते हैं, ठीक है। दूसरा मेथड होता है दोस्तों आय विधि, इनकम मेथड, ठीक है। और तीसरा मेथड होता है दोस्तों आपका, वो होता है व्यय विधि, एक्सपेंडिचर मेथड। कौन सा मेथड दोस्तों, वो होता है आपका व्यय विधि, व्यय बोले तो एक्सपेंडिचर, व्यय विधि। और यही हमसे एग्जामिनर ने पूछा है। अब दोस्तों राष्ट्रीय आय को मापने की 3 विधियां होती है, उसमें से जब अपन एक्सपेंडिचर मेथड से राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं, तो हमसे ये पूछा है कि कौन सी चीजें उसको हम काउंट नहीं करते हैं जब हम किसी भी देश की राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं एक्सपेंडिचर मेथड से। तो दोस्तों जितना भी अंतिम रूप से सरकार का खर्चा होता है उसको शामिल किया जाता है बिल्कुल व्यय विधि में, ये तो किया जाता है। निर्यात और आयात व्यय को नहीं, इसको नहीं। फर्मों द्वारा अंतिम जितना भी निवेश किया जाएगा। एक परिवारों द्वारा जितना भी अंतिम निवेश, मतलब जो भी वस्तुओं पर पैसा खर्च किया जाता है, उन सबको काउंट करके एक देश की राष्ट्रीय आय निकाली जाती है व्यय विधि से। व्यय का मतलब एक खर्चा। तो एक देश के अंदर जितने भी हम लोग सब फाइनल गुड्स पर जितना भी खर्चा कर रहे हैं, उन सबको जोड़ दे तो वो भी एक राष्ट्रीय आय निकल के आती है। तो सरकार द्वारा अंतिम रूप से किया गया खर्चा या परिवार द्वारा अंतिम उपभोग व्यय बिल्कुल सही है। फर्मों द्वारा भी, कोई भी फर्म, प्राइवेट फर्म द्वारा किसी अंतिम वस्तु पर किया गया खर्चा, ये सब शामिल किया जाता है। लेकिन एक्सपोर्ट इंपोर्ट का दोस्तों व्यय इसके अंदर शामिल हम नहीं करते हैं, ठीक है, नहीं करते। तो हमसे यही पूछा कौन सा घटक नहीं है, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका कौन सा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगला, अक्टूबर 2024 में प्रकाश मान सिंह राउत को किस देश का नया मुख्य न्यायाधीश बनाया गया दोस्तों। तो अभी हाल ही में प्रकाश मान सिंह राउत को दोस्तों, नाम से तो आपको हिंदी लग रहा होगा, तो आप देख लो हिंदी वाले नाम वाला और कौन सा देश है इंडिया के अलावा, तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए नेपाल है। तो हाल ही में उनको नेपाल का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है अक्टूबर 2024 में। किसको, प्रकाश मान सिंह राउत को। विश्व मुस्कान दिवस हर साल अक्टूबर के पहले कौन से डैश डे को मनाया जाता है। तो दोस्तों वर्ल्ड स्माइल डे हर साल हम अक्टूबर के
फ्राइडे को मनाते हैं। कब मनाते हैं दोस्तों? फ्राइडे बोलो तो कब? शुक्रवार को दोस्तों मनाते हैं। ठीक है, वर्ल्ड स्माइल डे। नेक्स्ट अगला देखो, दीपा कर्माकर जिन्होंने अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा कर दी है, तो वो किस खेल से संबंधित थी? तो दोस्तों दीपा कर्माकर भारत की दोस्तों बहुत ही फेमस क्या रही है दोस्तों? जिम्नास्टिक रही है। क्या रही दोस्तों? जिम्नास्ट, बहुत ही फेमस जिम्नास्ट रही है। तो उनका संबंध जिम्नास्टिक गेम से, जिम्नास्टिक होता है ना, तो उछल कूद करते हैं, ऐसे गुलाटी मारना, ये सब, तो एक बहुत ही फेमस जिम्नास्टिक रही है। तो इनका संबंध किससे है दोस्तों? जिम्नास्टिक से, दीपा कर्माकर का। ग्रामीण महिलाओं के लिए दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? मतलब इंटरनेशनल डे फॉर रूरल वुमेन, सारी वुमेन नहीं, ओनली जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली वुमेन है, उनके उत्थान के लिए दोस्तों एक दिन समर्पित किया गया है। तो वो हमसे पूछा गया कौन सा है? तो सारे के सारे आपके कौन से दोस्तों? अक्टूबर वाले है। तो सारे के सारे आपके कौन से दोस्तों? डेट तो सारे के सारे आपके कौन से? तो डेट तो आपके सारे के सारे अक्टूबर वाले हैं। क्लियर है क्या वाली बात? डे सारे अक्टूबर वाले हैं। फिर अब अपने को याद रखना दोस्तों, इंटरनेशनल डे फॉर अगर आपसे रूरल वुमेन पूछा जाए तो हर साल मनाया जाता है कब? 15 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है? 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा अभी 2024 हाल ही में कहाँ आयोजित की गई है? तो इंडिया में की गई। तो ऑब्वियस बात है वर्ल्ड लेवल की है, तो कहाँ की जाएगी? न्यू दिल्ली के अंदर। कुछ नहीं दोस्तों, इसमें लगभग वर्ल्ड के 190 के समथिंग देश आए हैं, जो कि WTO है ना, सॉरी ITU है ना, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ, जो कि इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन के क्या है? सदस्य देश हैं। तो इसमें बात होती है क्या कि आने वाले दिनों में AI पर किस तरह से काम किया जाए, या साइबर सिक्योरिटी के क्या कुछ स्टैंडर्ड होने चाहिए, या क्या काम किया जाए, ठीक है, तो ताकि आने वाले दिनों में टेक्नोलॉजी से कुछ हमें खतरा ना हो, हम उसके अच्छे से अच्छे यूज़ कर पाएँ। तो इस चीज़ों को लेकर, इस कुछ चीज़ों को लेकर, स्टैंडर्ड्स को लेकर इन देशों की मीटिंग हुई है, और वो भी हाल ही में कहाँ पर हुई? अपने इंडिया के अंदर हुई है मीटिंग। ठीक है, और इंडिया में भी कहाँ हुई है? न्यू दिल्ली के अंदर ही मीटिंग हुई है। तो ये मैंने आपको एक एक करके दोस्तों सारे क्वेश्चंस के अपन आंसर देख लिए। अब अपन मिलते हैं नेक्स्ट मॉक टेस्ट के आपके उसके सॉल्यूशंस के अंदर। तब तक आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से देखिए। वही बात, फ्यूचर में इस टाइप के क्वेश्चन आए तो गलत नहीं होने चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।